तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका अपना सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। पिछले वीडियो लेक्चर्स को मैं प्रेफर करूँगा कि आप ज़रूर से चेकआउट करते रहें रेगुलरली वरना अल्टरनेट डेज पे, जिसकी वजह से क्या होगा आपका रिविज़न तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ आपके जितने भी लर्निंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, मेमोरी पावर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। तो जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स कि मैं सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इसका मैं बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। देखिए फ्रेंड, सोशल कंट्रोल मतलब हो गया कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए हम जो भी प्रतिबंध लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उन्हें हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। सामाजिक कह सकते हो कंट्रोल। ओके। एंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब कि जितने बैंक्स है, कमर्शियल छोड़ दो, वर्ड ही हटा दो, बैंक देखो, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ यानी कि बैंक का एकजुट होना, एक जगह मिलकर कोई एक बैंक बनाना। आपको पता हो कि बहुत सारे बैंक्स को मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, ठीक है, जैसा आप जानते ही हो। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं पकड़ बना ली थी अपने बैंक के ऊपर, जिसकी उस समय की बात है 1947 के बाद से हम बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था कि अपने बैंक के ऊपर पकड़ बना लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था ना कि जितने भी प्राइमरी सेक्टर हैं सच एज एग्रीकल्चर, उनको इग्नोर किया जा रहा था। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स जो हो गए आपके, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियलिट्स हो गए, आपके शॉप्स हो गए, आपके जितने भी फील्ड वर्क हो गए, इसको छोड़ के जितने भी इंडस्ट्रियलिट्स के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब पे स्पेशली ध्यान देने दिया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनका डेवलपमेंट रुक गया। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको नकारा जा रहा था। तो पहला पॉइंट में यही बताया गया है। सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि उस समय क्या था कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उस पे बैंक सिर्फ 1% ही इन्वेस्ट करती थी, ठीक है, और जबकि अदर सेक्टर पे टोटल 99% इन्वेस्ट करती थी अपना टोटल इनकम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया जा रहा था। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट जो हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक से, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर्स को ही दिया जा रहा था, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे ही ध्यान दिया जा रहा था, उनकी ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा था, और एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली इग्नोर किया जा रहा था जो कि प्राइमरी सेक्टर है। फोर्थ पॉइंट ये फ्रेंड, एग्रीकल्चर में क्या होता था फ्रेंड्स कि जितने भी आपके मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेते थे बैंक से, ठीक है, बैंक तो ऐसे ही उन पर ध्यान नहीं देती थी, लोन बहुत कम प्रोवाइड करती थी, और ऊपर से जिनसे वो लोन ले सकते थे, ज़मींदार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कह सकते हो ब्याज इतना ज़्यादा वो लगाते थे ना, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता था। समय पे वो पैसा तो झुका देते थे कैसे भी करके, लेकिन जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है जो उन पर लगता था वो चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनका ज़मीन हड़प लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं धक्का लग रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, ठीक है, और वो टाइम पे फुलफिल नहीं हो पा रहा था उनका रिक्वायरमेंट्स। उस समय की बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि सोशल कंट्रोल जो है ना वो कहीं ना कहीं बैंक पे लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं वो भी डेवलप करें। मैं एक बात बताता हूँ इजीली, अगर आप सिर्फ बॉडी का एक पार्ट को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और बाकी पार्ट को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी पार्ट जो इम्पॉर्टेंट आप नहीं मान रहे, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी काम में आपको इफेक्ट देंगे, साइड इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो सरकार ने ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलप नहीं होगा, न्यू इंटरप्रेन्योर्स को ये कह सकते हो आप, क्रेडिट लोन नहीं मिलेगा, तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा इंडिया का। एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया भुखमरी के शिकार हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है पॉपुलेशन को फीड करना बहुत मुश्किल होगा। फिफ्थ पॉइंट में यह बताया गया है फ्रेंड्स कि इसी सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सोशल कंट्रोल
अप्लाई किया बैंक के ऊपर 1968 में। ठीक है, इनका मेन एम ये था फ्रेंड्स इन सोशल कंट्रोल का, जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया था बैंक्स पे, वो ये था फ्रेंड्स कि जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर है, स्पेशली यहाँ प्राइमरी सेक्टर का बात हो रहा है, जैसे कि आपके पुअर पीपल हो गए, हाउसिंग के लिए जो लोन लेते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हो गए, लोन फॉर एजुकेशन हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, या अलाइड उनसे ही जुड़े कोई एक्टिविटीज़ के लिए जो भी लोन सैंक्शन करने आता था उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाने लगा इस समय पे 1968 में। डेट प्लीज़ याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। आते हैं फ्रेंड्स अपने 6th पॉइंट पे। इसमें यह बताया गया है फ्रेंड कि जो अपना सोशल कंट्रोल था ना, वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो भी बैंक का एक्सपेंशन है वो बढ़ाया जा सके। इसमें यह बात का ध्यान रखा गया कि कहीं ना कहीं बैंक का भी उतना ही जिम्मेदारी बनता है जितना किसानों का जो लोन लेने आते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। बैंक्स अगर कम रहेंगे तो लोन्स लेने के लिए किसानों को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको सोचना पड़ेगा कि वो जाए या ना जाए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए एज ए सोशल कंट्रोल गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू 785 ब्रांचेस को ओपन कर दिया। ठीक है, कब? एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 1969, मतलब 1969 जब खत्म होने वाला था उसके आधे में, मिड में ही इन्होंने 785 न्यू ब्रांचेस को स्टैब्लिश कर दिया, कह सकते हैं ओपन कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी दिक्कतें आई। दिक्कतें ये आई फ्रेंड्स कि ये देखा जा रहा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए स्टैब्लिश किए गए थे नए बैंक, वो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान ना दे के किसी और बातों पे ध्यान दे रहे थे। मतलब सिंपली कहे तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर और वीकर सेक्शन का। 7 पॉइंट ये फ्रेंड्स, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ डायरेक्शंस इशू किए जो कि बैंक्स को करने थे, मतलब कि उपयोग में कह सकते हो लाने थे, यूज में लाने थे। लेकिन ये करने के बाद भी बैंक भी ये नोटिस कर रही थी कि कहीं ना कहीं फार्मर्स एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं लोन लेने के लिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रहा है और डेवलपमेंट रुक रहा है। इसके बाद क्या गया, स्ट्रिक्टली क्या गया गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्ट्रिक्ट कह सकते हो सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर कुछ सोशल कंट्रोल्स जो भी बैंक का है उसको ठीक करने के लिए बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड एकजुट होना। जितने भी इन्होंने 785 बैंक्स नए स्टार्ट किए थे उससे उन्होंने क्या किया कि मर्ज कर दिया फ्यू बैंक्स को। मैं नाम नीचे बताऊंगा कौन कौन बैंक्स हैं, कितने बैंक्स हैं। टोटल 14 नए बैंक्स निकल के आए हैं। कुछ देखिए, ये जो टोटल फ्रेंड्स आपके 785 न्यू ब्रांचेस खुले थे ना, उनको क्या किया गया, 100 में एक बैंक बना दिया, जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये एक बैंक 100 ब्रांचेस जो हैं वो बैंक ऑफ इंडिया के रहेंगे, बाकी के 100 ब्रांचेस जो हैं वो कनाडा बैंक के रहेंगे, बाकी जो 100 ब्रांचेस हैं वो दूसरे बैंक के रहेंगे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने नेशनलाइज कर दिया बैंक का। ठीक है, ताकि जो भी एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो निकल के आए, किसके लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 जुलाई 1969 को फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक एक्ट कह सकते हो लाया जिसका नाम था द बैंकिंग कंपनीज ओरिएंटेंस 1969। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के अंडर 14 कॉमर्शियल बैंक्स का डिपोजिशंस हुआ। ठीक है, जिसमें उनको मोर देन 50 करोड़ देना पड़ा, या कह सकते हो उनको मिला, ताकि वो आगे फर्दर लोन या फिर अदर अलाइड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए, अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए वो इन्वेस्ट कर सकें। अब ये लिस्ट ऑफ 14 बैंक्स है फ्रेंड्स। पहला है अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिफ्थ है यूनाइटेड बैंक कमर्शियल बैंक, सिक्स्थ है आपका कैनरा बैंक, सेवन्थ है आपका इलाहाबाद बैंक, 11th है आपका सिंडिकेट बैंक, 12th है आपका इंडियन बैंक, 13 है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड आखिरी आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो ये सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, इन 14 बैंक्स का। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ रिजल्ट कह सकते हो कि हुआ क्या, इन नेशनलाइजेशन का बैंक की वजह से क्या हुआ ना कि
उदाहरण से मैं समझाता हूँ। एक बैंक अगर 65 लोगों पे ध्यान दे रही थी, ठीक है, 65 लोगों पे ध्यान दे रही थी एक स्टेट में, तो जब नेशनलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ये घट कर कह सकते हो 4 या 5 साल बाद घट कर ये 32 लोग हो गए। यानी कि लोग अब संतुष्ट, जो भी फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे थे, तभी तो वो पॉपुलेशन कम हो रही थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो जो 65 हुआ था ना फ्रेंड्स, वो हुआ था जून 1969 से लेके 32 हुआ था आपका जून 1975 तक। अगर ये पॉइंट आपको ठीक से समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसे और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। इसी का और इनकरेज करने के लिए और अच्छा करने के लिए बैंक ने क्या किया, फर्स्ट स्पेल देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा से चल रहा है, फर्स्ट स्पेल की वजह से जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड वो डेवलपमेंट कर रही हैं। तो इसी जोश में उन्होंने और 6 नए प्राइवेट बैंक्स को इन प्राइवेट सेक्टर्स में लॉन्च कर दिया, जिनका डिपॉजिट कम से कम 200 करोड़ था, ठीक है। और ये हुआ था 15 अप्रैल 1980 में, जिसको हम सेकेंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन कहते हैं। डेट याद रखिएगा और कब हुआ था नेशनलाइजेशन ये याद रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो फिल इन द ब्लैंक्स मैथ MCQ में पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। आते हैं फ्रेंड्स, ये 6 बैंक का नाम दिया गया है जो सेकेंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन में एक्वायर किए गए थे। पहला था फ्रेंड पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकंड था आंध्रा बैंक, थर्ड था नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ था विजय बैंक, फिफ्थ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिक्स्थ है आपका कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था फ्रेंड, सेकेंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, एंड मतलब जून 1992 के एंड तक क्या हुआ था, बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से लोन की अर्जी आने लगी, ठीक है। जहां इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 1% ही इन्वेस्ट करती थी कोई भी बैंक एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर्स की तरफ, उससे बढ़कर सेकेंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन होने की वजह से 16.2% हो गई बढ़कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जून 1967 तक ये चेंजेस देखे गए सेकेंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन पे। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो है अपना ऑब्जेक्टिव नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का, ठीक है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर स्मृति इंदिरा गांधी द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्यों इन बैंक का करना चाहिए स्टैब्लिशमेंट, वो, ठीक है। टोटल 5 पॉइंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, रिमूव ऑफ कंट्रोल ऑन बैंकिंग बिजनेस बाय फ्यू इंडस्ट्रियल। जो दबाव था कुछ दबदबे इंडस्ट्रियलिस्ट का बैंक के ऊपर, वो तो पहले हटाया जाए, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उनका ना सुन के गवर्नमेंट का सुने, साथ ही साथ वो और भी डिफरेंट सेक्टर्स पे ध्यान दे सके इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ के। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ द यूज ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, यानी कि जो भी अनप्रोडक्टिव कारण है, पर्पसेज हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे के बैंक न्यू इंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स कह सकते हो, उनको बढ़ावा दे। थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी एरियाज विच वेयर ग्रॉसली नेग्लेक्टेड लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसा लाइन एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ईजी है कि जब दबदबा था इंडस्ट्रियलिस्ट का बैंक के ऊपर, तो क्या होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो था उसके ऊपर बैंक ध्यान नहीं दे पा रहा था, पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, बोल रहा था भाड़ में जाओ। लेकिन जब सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आया तो इस बात पे जोर दिया गया कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्री, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए रिस्पेक्ट ऑफ अदर अलाइड एक्टिविटीज़ के, एग्रीकल्चर को छोड़ के। फोर्थ पॉइंट ये फ्रेंड, इंकरेजमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स थे जो नए आइडियाज़ लेके, नए इनोवेशंस लेके डेवलप करना चाह रहे थे अपने कंट्री को, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और नाम ऊंचा हो हमारी कंट्री का। फिफ्थ आखिरी पॉइंट ये है फ्रेंड्स, प्रोविजन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेनिंग टू बैंक स्टाफ,
यानी कि जितने भी, अब देखिए नए ब्रांचेस खुल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है नए स्टाफ चाहिए होंगे, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि ना कब बोलना है, हाँ कब बोलना है, और साथ ही साथ कि कैसे फार्मर्स से, स्पेशली फार्मर्स से कैसे बात करनी है, उनको लोन के लिए कैसे अप्रोच करना है, सब चीज़ ट्रेनिंग में जो बताया जाता है बैंकर को। तो आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, और साथ ही साथ हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी टाटा बाय बाय।